मूंग फली बारानी इलाकों में मौसम खरीफ की अहम तरीन नकद आवर फसल है। खास तौर पर खित्ता पुठवार में मौसम खरीफ की कोई भी ऐसी फसल नहीं जो मूंगफली के मुकाबले में नकद आमदनी देती हो। ये आमदनी बारानी इलाके के काश्तकारों की मुआशी हालत को संवारने और उनका मयारी जिंदगी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। यही वजह है कि मूंगफली को सोने की डली कहा जाता है। पंजाब में हर साल तकरीबन 221,000 एकड़ रकबे पर मूंगफली को काश्त किया जाता है और इसकी सालाना मजमूई पैदावार कमोबेश 98,000 टन है। पंजाब में ज़ेरे काश्त रकबा का 87% रावलपिंडी डिवीजन में है, जो कि चकवाल, अटक, जेहलम और रावलपिंडी के अजला पर मुश्तमिल है। यहाँ पे हमारे बहुत से साइंसदान जो हैं वो दिन रात इस काम में मसरूफ़ हैं कि जितना भी ये हमारा बरानी इलाका है, जिसमें ये 13 अजला आते हैं, ये नारोवाल से लेके नारोवाल, सियालकोट, इसी तरह आगे जेहलम, गुजरात, फिर ये चकवाल, पुठवार का इलाका, ये रहीम यार खां तक जो 13 अजला हैं, जिनमें हम जो फसलें जितनी भी हमारे ज़मींदार भाई हैं वो बारिश पे जो ग्रो करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे जो फसलें हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं। तो कुल तकरीबन 45 फसलें हैं जिन पे इस अदारे में जो बरानी ज़री तहकीकाती अदारा चकवाल है, इसमें रिसर्च हो रही है। तो इसमें हम बुनियादी तौर पे 2 किस्म का काम होता है हमारा। एक ये कि इस इलाके के लिए जो फसलें हैं उनकी नई नई जो वैराइटीज़ हैं वो बनाएं, और इसके साथ साथ उन जो वैराइटीज़ बनती हैं उससे हम ज़मींदार भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किस तरह ले सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जिसमें उसकी बजाई, कटाई, उसके जो कितनी खाद देनी चाहिए, उसके जो इंटरकल्चर ऑपरेशन हैं, जो बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो हम जो है वो हर वैरायटी के लिए जो है वो बनाते हैं और फिर अपने ज़मींदार भाइयों को वो देते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पैदावार ले सकें। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर हम गंदम पे रिसर्च कर रहे हैं, इसी तरह मूंगफली पे रिसर्च कर रहे हैं। फिर हमारा ऑयल सीड का एक शोबा है जिसमें हम जितनी भी तेल वाली अजनास हैं, सरसों, राया, तोरिया, उस पर रिसर्च करते हैं। फिर हमारा दालों का शोबा है, उसमें हम जितनी भी ये बरानी इलाके में जिस तरह मूंग है, माश है, चने है, मसूर है, उन दालों पे रिसर्च करते हैं। इसके अलावा फिर हमारा एक चारा जात का फॉडर का सेक्शन है जिसमें हम जो जहाँ पे जितने चारे होते हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं। फिर इसके साथ ही हमारा एक सब्जियों का शोबा है जिसमें हम जो सब्जियां जो एक तो जो पानी के साथ भी और जो बगैर पानी के बारिश पे जो सब्जियां हो सकती हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं। मूंगफली के बीज में 44-56% आला मयार का खुर्दनी तेल और 22-30% लहमियात पाए जाते हैं। इसलिए इसका ग़िज़ाई इस्तेमाल सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर इसका खुर्दनी तेल इस्तेमाल किया जाए तो मुल्की मईशत पर इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे, क्योंकि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर साल कसीर ज़र मुबादला खर्च करके खुर्दनी तेल दरामद किया जाता है। मूंगफली की फसल के लिए गर्म मरतूब आबो हवा मौजू है और दौरान बढ़ोतरी मुनासिब वक्फों से बारिश इसकी बेहतर नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। बारानी इलाकों के ज़मीनी और मौसमी हालात में ये दोनों खुसूसियात मौजूद हैं। इसलिए मूंगफली के ज़ेरे काश्त रकबा का बेशतर हिस्सा बारानी इलाका जात पर मुश्तमिल है। तो इस वक्त जो ये हमारे पास इस वक्त जो फसल है वो मूंगफली की खड़ी है खेत के अंदर। तो ये मूंगफली की जो फसल है ये यहाँ पे जब बारिशें शुरू होती हैं मार्च और अप्रैल में, उस वक्त इसकी बिजाई की जाती है। जब जो ही पहली बारिश शुरू होती है तो जिससे ज़मीन में वत्तर आ जाए तो उसमें हम इसको बीजते हैं। तो इसके लिए जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमारा जो काम है कि हम जो इस इलाके के मुताबिक ऐसी अक़साम तैयार करें जिनको पानी की कम ज़रूरत हो और हमारे इस आबो हवा में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदावार दे सकें। तो मूंगफली की हमारे पास एक गोल्डन वैरायटी है, दूसरी हमारी बारी 2000 वैरायटी है, और तीसरी वैरायटी अभी हमने गवर्नमेंट का अभी ये 1-2 महीने के अंदर अंदर वो उसका केस तैयार है, हमने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया हुआ है। तो वो तीसरी हमारी वैरायटी है जो अभी उसका नाम नहीं रखा गया। तो जो ही जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन होगी तो वो वैरायटी भी हमारी आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारी समझ लें कि इस वक्त जो
3 بنیادی ورائٹیز ہیں جو یہاں پہ اس علاقے میں بہت کامیاب ہیں اور بڑے اچھی پیداوار دے رہی ہیں. تو یہ اس کا بیج ہم لوگوں کو دیتے ہیں. تو بجائی کے لیے جو چند جو ضروری باتیں ہیں وہ میں عرض کر دوں تاکہ ہمارے زمیندار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کی پیداوار لے سکیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمارے جو 1 ایکڑ کے اندر جو پودے ہیں ان کی تعداد پوری ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ کم پیداوار ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو 1 ایکڑ کے اندر یا ایک ایریا کے اندر جو پودے ہیں جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہوتے. تو ہمارے اچھی پیداوار لینے کے لیے 1 ایکڑ میں مونگ پھلی کی 70 کلو گرام پھلیاں یا اس میں سے پھر 40 کلو گرام جو ہے گریاں نکلتی ہیں, کیونکہ اس کا بیج جو ہے پھلیوں سے نکال کر بیجنا پڑتا ہے. تو 40 کلو گرام گریاں یا 70 کلو گرام پھلیاں جو ہیں فی ایکڑ جو ہے یہ بیج استعمال کرنا چاہیے. قابل فکر بات یہ ہے کہ مونگ پھلی کی ترقی دادہ اقسام کی پیداواری صلاحیت 40 من فی ایکڑ ہے, جبکہ ہمارے عام کاشتکار کی اوسط پیداوار 10 سے 12 من فی ایکڑ ہے. پیداواری صلاحیت اور ملکی پیداوار میں اس قدر فرق حیرت انگیز ہے. اس فرق کی وجہ جدید زرعی ٹیکنالوجی کے رہنما اصولوں پر عمل نہ کرنا ہے, جس کے نتیجے میں پیداوار میں اس حد تک کمی پائی جاتی ہے کہ کاشتکار بھائی جدید زرعی ٹیکنالوجی کے رہنما اصولوں پر عمل کر کے اپنی پیداوار میں 2 سے 3 گنا زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. نتیجتاً کسانوں کو اپنی معاشی حالت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بھی خاطرخواہ استحکام حاصل ہوگا. سردیوں میں مونگ پھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اس کا باقاعدہ استعمال دبلے افراد کے لیے انتہائی غذائیت بخش ہوتا ہے. مونگ پھلی میں قدرتی طور پر ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے سیب, گاجر اور چقندر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے طبی فوائد کئی امراض سے حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں. مونگ پھلی میں پایا جانے والا وٹامن ای کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے, جبکہ اس میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. پیداوار میں اضافے کے لیے موزوں زمین کا انتخاب ضروری ہے. مونگ پھلی کے لیے ریتلی میرا یا ہلکی میرا زمین نہایت موزوں ہے, کیونکہ نرم اور بھربھری ہونے کی بدولت ایسی زمین میں پودوں کی سوئیاں بآسانی داخل ہو سکتی ہیں اور آسانی سے نشو و نما پا سکتی ہیں. بھاری میرا زمین سخت سطح کی حامل ہونے کے باعث سوئیوں کے داخل ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے, جس کے نتیجے میں پیداوار کم, پھلیوں کی رنگت خراب اور سائز کم رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھاری میرا زمین میں سے فصل کی برداشت بھی دشوار ہوتی ہے. مونگ پھلی کی کاشت کے لیے 3 یا 4 مرتبہ ہل چلانے کی ضرورت پڑتی ہے. پہلی مرتبہ جنوری کے اواخر یا فروری کے اوائل میں ایک دفعہ گہرا ہل چلانا چاہیے, تاکہ بارشوں کا پانی زمین میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں جذب ہو کر دیر تک محفوظ رہ سکے. اس کے بعد بارش ہونے کے بعد جب بھی زمین وتر آئے 2 دفعہ عام ہل چلا کر سہاگا دے دیں. کاشت کا وقت آنے پر زمین کی آخری تیاری سے پہلے کھیت میں کھاد کی سفارش کردہ پوری مقدار بذریعہ ڈرل ڈال دیں. اگر ڈرل دستیاب نہ ہو تو بذریعہ چھٹا بکھیر کر ایک دفعہ عام ہل چلا کر سہاگا دینا چاہیے. اس عمل سے کھیت کی سطح ہموار, نرم اور بھربھری ہو جائے گی اور زمین میں محفوظ وتر زمین کی اوپر والی سطح پر آ جائے گا اور فصل کے اگاؤ اور ابتدائی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوگا. مونگ پھلی کی بوائی اپریل کے مہینے سے لے کر جولائی کے مہینے تک ہوتی ہے. زمین کو زرخیز بنانے کے لیے زمین میں ہل چلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مونگ پھلی سے تیل بھی نکالا جاتا ہے. آج کل کے دور میں مشین سے مونگ پھلی نکالی جاتی ہے. مونگ پھلی چھیلنے کے بعد 2 دن کے اندر اندر بوئی جانی چاہیے. مونگ پھلی میں جب گھاس پیدا ہو جائے تو 1 مہینے کے اندر نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی گھائی نومبر سے فروری تک ہوتی ہے. ایک دفعہ ساری زمین میں ٹریکٹر چلانے کے بعد پھر مونگ پھلی ہاتھوں سے چنی جاتی ہے یا پھر مشینوں کے ذریعے نکالی جاتی ہے. سردیوں کے موسم میں مونگ پھلی کا استعمال انسانی جسم میں نائٹروجن اور لحمیات کی کمی کو پورا کرتا ہے اور لحمیات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. زیادہ سے زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے
सिफारिश करदा तरक्की दादा अकसाम काश्त करनी चाहिए जो ज्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल होने के अलावा खुश्क साली, बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के हमले के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि हमारी ये कोशिश, क्योंकि यहाँ का जो ज़िम्मेदार है ख़ास तौर पे ये बरानी इलाके का ज़िम्मेदार, एक तो ये छोटे ज़िम्मेदार हैं, इनमें बड़े ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो छोटे ज़िम्मेदार हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं होती कि ये कोई महंगे बीज जो हैं वो ख़रीद सकें। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि उस बीज का रेट जो है वो कम से कम रखा जाए। तो जितना जो है वो कम रेट हम रख सकते। हम इस तरह करते हैं कि किसी भी चीज़ का जब हम रेट मुकर्रर करते हैं तो हम बाज़ार में उस चीज़ का जो है वो पता करते हैं कि इसका क्या रेट है। तो उससे फिर बस 8-10 रुपए 15 रुपए ज़्यादा, क्योंकि इसको बीज को बनाने के लिए सफाई करनी पड़ती है, इसकी स्टोरेज अलहदा होती है, तो थोड़े से पैसे हम उसके फालतू। मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि ये जो मूँगफली की अब फसल है, तो इसमें हमने 100 रुपए किलो जो है मूँगफली का बीज बेचा है, यानी कि 4000 रुपए मन। तो बाज़ार में मूंगफली का रेट भी आप देख लें कि कितना, 150 रुपए किलो तो हमें भुनी हुई मूंगफली मिलती है वैसे जो है। तो हमने बीज जो है तो वो बाज़ार में भी कच्ची अगर आप मूंगफली लें तो 4000 रुपए मन ही है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि ये क्योंकि ये अदारा गवर्नमेंट का अदारा है, तो इसका मकसद कोई ज़्यादा मुनाफा कमाना नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि हम ज़िम्मेदार भाइयों की खिदमत करें और जितना ज़्यादा हो सके उनके पास बीज जाए ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो। इस मकसद के लिए काश्तकार भाइयों को बारी 2000, बारी 2010 और गोल्डन काश्त करनी चाहिए। पैदावार के आला मयार को बरकरार रखने का इन्हिसार मयारी बीज के इस्तेमाल पर है। लिहाजा मूंगफली की काश्त के लिए बीज बलिहाज किस्म खालिस, सेहतमंद और 90% से ज्यादा उगाव की सलाहियत रखता हो। बीज पुराना ना हो। फलियों से ज्यादा देर पहले निकले हुए बीज की कुव्वते रोईदगी कम हो जाती है। गिरियों के ऊपर वाले गुलाबी रंग के बारीक छिलके का सही सालिम होना जरूरी है। टूटे या उतरे हुए छिलके वाले बीज में उगने की सलाहियत कम हो जाती है। मूंगफली के लिए मौजू तरीन वक्त काश्त मार्च के आखिरी हफ्ता से लेकर अप्रैल के अवाखिर तक है। मूंगफली की काश्त हमेशा बजरिया पोर या ड्रिल से कतारों में की जाए। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखी जाए। कतारों का दरमियानी फासला 45 सेंटीमीटर और पौधों का दरमियानी फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। मूंगफली को बजरिया छट्टा हरगिज काश्त न किया जाए। मूंगफली की फसल के लिए खादों की मिकदार का सही तयन जमीन के तज्जिए के बाद ही किया जा सकता है। एक फलीदार फसल होने की बदौलत मूंगफली अपनी जरूरत की 80% नाइट्रोजन फिजा से हासिल कर लेने की सलाहियत रखती है। जब फसल फूल निकाल रही हो, यानी 15 जुलाई के बाद 200 किलोग्राम फी एकड़ या 25 किलोग्राम फी कनाल के हिसाब से जिप्सम डालनी चाहिए। जिप्सम के इस्तेमाल से जमीन नरम और भुरभुरी हो जाती है, जिसके नतीजे में फलियों की बढ़ोतरी और बीज के मयार में इजाफा होता है। मूंगफली की कम पैदावार की एक अहम वजह बवक्त बर्दाश्त ज़रई माहिरीन की सिफारिशात पर पूरी तरह अमल ना करना भी है। बर्दाश्त का अमल शुरू करने के लिए मौजू वक्त का इंतखाब बहुत अहमियत का हामिल है। अगेती बर्दाश्त की सूरत में कच्ची फलियों की तादाद ज्यादा होती है, जो पैदावार में कमी का बायस बनती है, जबकि ताखीर से बर्दाश्त के नतीजे में फलियों का रंग स्याह हो जाता है, जिससे मयार मुतासर होता है और मंडी में कीमत भी कम मिलती है। इसके अलावा तादाद में फलियां जमीन में ही रह जाती हैं। मूंगफली की जदीद अकसाम तकरीबन 6 माह में पककर तैयार हो जाती हैं। जब फसल के पत्ते खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाएं, तो खेत के मुख्तलिफ हिस्सों से पौधे उखाड़ कर देख लेना चाहिए। अगर फलियों के छिलके का अंदरूनी हिस्सा गहरे भूरे रंग का और गिरी का रंग गुलाबी हो जाए तो फसल पकी हुई तस्वर की जाएगी। मूंगफली की बर्दाश्त अगर ट्रैक्टर डिगर से की जाए तो फसल का ज़िया कम से कम होता है और पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। अगर ट्रैक्टर डिगर दस्तयाब ना हो तो कस्सी या कसौला की मदद से पौधों को उखाड़ लेना चाहिए। फिर इन पौधों से फलियां अलहदा कर लें। इस मकसद के लिए थ्रेशर दस्तयाब हैं। जमीन में रह जाने वाली फलियों को भी जल्द से जल्द इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि नमी की वजह से रंगत मुतासर ना हो।
بارش اور شبنم کی نمی وغیرہ سے پھلیوں کی حفاظت کی جائے کیونکہ ان کی وجہ سے کوالٹی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ذخیرہ کی جانے والی پھلیوں میں نمی کا تناسب 10% سے زیادہ نہ ہو۔ مونگ پھلی کی پیداوار بڑھانے کے اہم عوامل میں صرف سفارش کردہ اقسام باری 2000، باری 2010 اور گولڈن ہی کاشت کریں۔ اس مقصد کے لیے شرح بیج 70 کلو گرام پھلیاں یا 40 کلو گرام گریاں فی ایکڑ، 5 کلو گرام گریاں فی کنال حاصل کرنا ضروری ہے۔ کاشت کے لیے خالص، صحت مند اور 90% سے زیادہ اگاؤ کی صلاحیت والا بیج استعمال کریں اور بیج سے پھیلنے والی بیماریوں کے تدارک کے لیے بیج کو پھپھوندی کش زہر ضرور لگائیں۔ مونگ پھلی کے لیے موزوں ترین وقت کاشت مارچ کے آخری ہفتہ سے لے کر اپریل کے اواخر تک ہے۔ ملک کی سطح پر ہم اپنے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی ادارے اس ضمن میں عملی طور پر اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا عام کاشتکار اس عزم اور حوصلہ افزائی کے ساتھ مزید فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے ساتھ پیداوار دے سکے، جو ہماری ملکی معیشت کی مضبوطی میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔